नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है टैट का एग्जाम भी आपने भरा है और टैट के लिए हमने एक अलग से सीरीज चलाई है और इस सीरीज में हम टैट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन टैट में तो आपकी हेल्प करते ही करते हैं, परंतु बाकी एग्जाम्स का भी आपको आइडिया लगता है और बाकी एग्जाम्स के लिए भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व होते हैं। तो इसलिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन एग्जाम के लिए जहां पर बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है 121 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मोहिनी अट्टम इज द फोक डांस ऑफ। तो बोलते हैं मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। देखो, हमारे पास जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उन सब के अलग अलग फोक डांस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं। हम बात कर रहे हैं फोक डांस की, तो मोहिनी अट्टम जो है वो कौन से स्टेट का फोक डांस है? ये केरल का फोक डांस है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बेशक जब मैं आंसर आपको बता रहा हूं तब और भी ज़्यादा आसान लगेगा, परंतु टफ ये पेपर में बैठकर क्वेश्चन बन जाता है। आप कहेंगे कि पेपर में बैठकर कैसे टफ बन जाता है? पेपर में बैठकर ऐसे टफ बन जाता है क्योंकि वहां पर भारतनाट्यम को लेकर जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो भारतनाट्यम कौन से स्टेट का जो है वो फोक डांस है? भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का जो है वो फोक डांस है। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हो गए, केरल में ही अगर हम बात करते हैं तो केरल में मोहिनी अट्टम तो आता ही आता है। केरल में मोहिनी अट्टम के साथ कथकली भी जो है वो यहाँ का बड़ा फेमस है। केरल में जो है वो कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में हो गया, गरबा जो है वो गुजरात में हो गया, भांगड़ा जो है वो पंजाब में हो गया, बिहू भी डांस होता है, बिहू डांस जो है वो असम में परफॉर्म किया जाता है, और कुचिपुड़ी हो गया, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है परफॉर्म किया जाता है। और उसी तरह नाट्य तो हमारे हिमाचल की फेमस है, यक्षगान भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये इंडियन स्टेट्स के अलग अलग इंडियन स्टेट्स के आपने डांस ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 122 क्वेश्चन, बोलते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो बोलते हैं कि हमारा जो संविधान सभा था उसमें ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस था वो किया गया था। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो, सही बात है कि नेहरू जी ने जो था वो इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्या इस तरह के और भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं? हमारे पास अलग अलग कमेटीज आई हमारे पास, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी आती है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो पूछ लेते हैं कि इसको कब सेटअप किया गया था। तो इसको अगस्त 29, 1947 को जो था वो इसको सेट किया गया था। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो था वो इसके चेयरमैन थे। ये आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन बनाता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो मूव किया गया था, परंतु कब मूव किया गया था? तो दिसंबर महीना था, ईयर था 1946 और तारीख थी 13 दिसंबर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ चाहे इसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दिसंबर 13, 1946 को जो था वो क्या किया गया था? 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको जो था वो मूव किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया हमारे पास। उसी तरह आपने ध्यान रखना है एक यूनियन पावर कमेटी थी। यूनियन पावर कमेटी को जवाहरलाल नेहरू ने ही जो था वो चेयर कर रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसको भी जवाहरलाल नेहरू ही जो था वो चेयर कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसको सरदार पटेल जो था वो चेयर कर रहे थे। हमारे पास जो है वो एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। ये जो स्टीयरिंग कमेटी बनाती है उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनका नाम आपने ध्यान रखना है। तो ये 2-3 कमेटियां हो गई जिनके चेयरमैन कौन थे वो पता हो गया। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, ड्राफ्टिंग कमीशन हो गया, उन सबको जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर बोलते हैं कहाँ पर कौन सी लेयर में जो है वो आती है? हमारे पास अलग अलग लेयर जो है वो आती हैं। अब ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पर आती है? ओजोन लेयर की बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो आती है। अब देखो, लेयर्स की जब बात हो रही है तो लेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और क्रोनोलॉजिकली इनको किस तरह से अरेंज किया जाता है। सबसे पहले तो आती है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर आती है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर आती है। मेसोस्फीयर के बाद जो है वो थर्मोस्फीयर आती है और उसके बाद एक्सोस्फीयर जो है वो आती है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर में हमारे जो प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, हमारा जो और भी चीज़ें होती हैं, हॉट एयर बैलून हो गया, ये सारे जो हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। हमारे जो मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, वेदर से रिलेटेड फिनोमिना जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर हमारी आती है, जो कि बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। फिर अलग अलग लेयर्स जो हैं वो आती हैं। अलग अलग लेयर्स में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, परंतु पहले तो क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, आइनो, एक्सो, इस तरह से पता होना चाहिए। और उसके बाद पता होना चाहिए कि किस लेयर में क्या होता है। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारे हॉट एयर बैलून होते हैं, हमारे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, हमारे जो मौसम
से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर का हमने क्या पढ़ लिया, स्ट्रेटोस्फियर का हमने पढ़ लिया कि हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में आती है और बाकी इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमारे ट्रोपोस्फियर में जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी हुई, वो ट्रोपोस्फियर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्ले। तो बोलते हैं पंडित रविशंकर जो था वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो था वो प्ले करते थे, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो था वो बजाते थे। अगर हम बात करें पंडित रविशंकर की कि पंडित रविशंकर जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो था वो बजाते थे, तो पंडित रविशंकर जो था वो सितार जो था वो बजाते थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये सितार प्ले करते थे। अब भी हमारे पास जो है वो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को जो है वो प्ले करने वाले जो है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आते हैं। जैसे कि हम बात कर लें सितार को कौन कौन प्ले करता था, रविशंकर हो गए हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास जो है निखिल बनर्जी आते हैं। जब HPSSC पेपर कंडक्ट करवाता था तो वो बहुत बार पूछता था, ऐसे निखिल बनर्जी उसके द्वारा पूछा गया है। यहाँ पर जो है वो सरोद दिया गया है, ये जो सरोद दिया गया है इसको जो अली अकबर खान थे वो बजाते थे, अलाउद्दीन खान इसको बजाते थे, अहमद अली खान इसको बजाते थे। इस तरह के लोग जो था वो इसको बजाते थे। और हमारे पास यहाँ पर जो है संतूर दिया गया है, तो संतूर की अगर हम बात करें तो फेमस संतूर प्लेयर में भी जो है वो हमारे पास जो है वो भजन सपूरी आ जाते हैं, शिव कुमार शर्मा आ जाते हैं, राहुल शर्मा आ जाते हैं। ये जो था वो संतूर जो था वो प्ले करते थे। यहाँ पर सारंगी भी जो है वो दिया गया है। तो सारंगी की अगर हम बात करें तो उस्ताद शकूर खान थे एक, यहाँ पर मैं शकूर खान का नाम लिख देता हूँ, उस्ताद शकूर खान थे, ये जो था वो प्ले करते थे सारंगी को। ठीक है जी, तो ये हमने ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को जो है वो किस किस के द्वारा जो था वो बजाया जाता था। ये किस तरह से याद होगा, तो 2-4 बार पढ़ लेना इसको या फिर लिख लेना तो ये याद हो जाएगा। परंतु ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, रेयर नाम पूछे जाते हैं, जो भी पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज करंटली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम है जगदीप धनखड़। ये जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और यही जो है वो चेयरमैन है राज्यसभा के। राज्यसभा के भी यही चेयरमैन है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यही है। उसी तरह हमारे पास चेयरमैन ऑफ लोकसभा भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो चेयरमैन ऑफ लोकसभा जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है, तो प्रेजेंट जो लोकसभा के चेयरमैन है वो आपने ध्यान रखना है कि वो है ओम बिरला। उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वैसे इनको स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो बोला जाता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एग्जैक्टली नाम आपको पता होना चाहिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो ओम बिरला है, इनका नाम आपको पता चल गया। और अभी लोकसभा नई लोकसभा बनी है तो इसका क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है। वैसे जब इससे पहले भी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब भी यही थे, परंतु अभी भी जो है वो लोकसभा के चेयरमैन यही है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो यही है। अब राज्यसभा की बात हो रही है तो हिमाचल से राज्यसभा की 3 सीट्स जो हैं वो आती हैं, एक बात ये नोट करें। दूसरी बात ये करें कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 साल के लिए जो है वो चुने जाते हैं। अब 6 साल के लिए जो है वो चुने जाते हैं, परंतु एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो हर 2 साल में जो है वो रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा के जो है वो 1/3 मेंबर जो है वो आफ्टर एवरी 2 ईयर जो है वो रिटायर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। 1/3 मेंबर, ऑप्शन जब दिए जाते हैं ना 1/2 मेंबर, 1/3, 1/4, 1/6 तो कंफ्यूजन हो जाता है, परंतु 1/3 एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा आफ्टर एवरी 2nd ईयर जो है वो रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो कौन है, वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। चलो ठीक है, अभी भी यही है, जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं अभी भी यही है। परंतु हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो बने हैं। अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो कौन, उनका क्या नाम है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि वो राजीव सकदर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था ये अक्टूबर महीने के पहले पार्ट में, और पहला ही क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़ा था। राजीव सकदर जो है वो अभी जो है वो नए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बने हैं और इनके द्वारा शपथ ली गई है। गवर्नर के द्वारा इनको हिमाचल के शपथ दिलवाई गई है। गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ल जी, उनका नाम ध्यान रखना है। दूसरी ओर ध्यान रखना है आपने कि जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो है वो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको जो है वो अपॉइंट करते हैं, इनकी जो ओथ वगैरह होती है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है जी, तो इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं हु हैज़ बिकेम मिस यूनिवर्स 2022। तो 2022 की बात की जा रही है कि 2022 की जो मिस यूनिवर्स बनी है वो कौन बनी है। अब तो देखो अलग टाइम आ गया है, 2022 की इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, परंतु अभी मिस यूनिवर्स 2024 की पूछी जा सकती हैं।
हम 2022 की भी अगर मिस यूनिवर्स देखेंगे तो 2022 की जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो आर बॉनी गैब्रियल जो था वो बनी थी, ये बनी थी। परंतु अभी मिस यूनिवर्स कौन है वो देखते हैं। तो अभी 2024 की मिस यूनिवर्स के लिए जो है वो अभी जो है वो फिर से एक कंसर्ट जो है वो होगा, तो उसका तो हम उस टाइम पढ़ेंगे। परंतु इससे पहले 2023 की आप ध्यान रखिए वो कौन है, वो है सैनिस पैलासियोस। यहाँ पर मैं उनका नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर देख लेना अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन। फिर आप यहाँ पर सैनिस पैलासियोस इनका नाम है, ये जो है वो है, और ये निकारागुआ कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। निकारागुआ कंट्री से ये संबंध रखती हैं। अभी जो मिस यूनिवर्स का जो कंसर्न होगा वो कब होगा, वो शायद नवंबर महीने में जो है वो होगा, तब हम देख लेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभी मिस वर्ल्ड जो है वो बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है अभी 2024 में, वो कौन बनी है। तो मिस वर्ल्ड 2024 ध्यान रखना है, क्रिस्टेना पिस्कोवा जो है वो बनी है। क्रिस्टेना पिस्कोवा, यहाँ पर नाम लिखना चाहिए उनका, इसको मिटाकर नाम लिखा जाए उनका तो अच्छा समझा जाएगा आपको। और वो कौन से कंट्री से संबंध रखती हैं वो भी हम जानेंगे। क्रिस्टेना, यहाँ पर उनका नाम है पिस्कजोवा, इस तरह से इनका नाम है पिस्कोवा। और दूसरा याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, तो ये चेज रिपब्लिक से जो है वो संबंध रखती हैं, चेज रिपब्लिक से ये संबंध रखती हैं। इनका नाम आपको पता चल गया, क्रिस्टाना पिस्कोवा जो है वो इनका नाम है, और चेज रिपब्लिक से ये संबंध रखती हैं। 2024 की मिस वर्ल्ड जो है ये बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का किसने जो है वो जीता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का यहाँ पर पूछा है, हमारे पास 2024 की लिस्ट भी जो है वो अभी आ चुकी है। हम पहले 2023 का जान लेते हैं। 2023 का जो मेंस सिंगल में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। परंतु 2024 की अगर हम बात करेंगे तो मेंस की श्रेणी में जो है ये किसने जीता है, ये जानिक सिनर के द्वारा जो है वो जीता गया है। यहाँ पर नाम लिखता हूँ मैं उनका, हमने बहुत बार पढ़ा है जब पेपर 1 के लिए तैयारी की है। जानिक सिनर के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल का टाइटल जो है वो जीता गया है। महिलाओं में वुमेन्स में किसके द्वारा जीता गया है, तो वुमेन्स में ये टाइटल जो है वो अरेना सबलेंका के द्वारा जो है वो जीता गया है। अरेना सबलेंका है जिनके द्वारा ये जीता गया है। तो 2023 का 2024 का ये पता चल गया। 2023 का तो ये नोवाक जोकोविक है, 2024 का जेनिक सिनर पुरुषों में है, महिलाओं में अरेना सबलेंका है, उनका नाम ध्यान रखिए। ये जो जेनिक सिनर है ये कौन सी कंट्री के लिए संबंध रखते हैं, ये इटली कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं। और ये जो अरेना सबलेंका है ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं, ये बेलारूस कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये टेनिस से संबंधित होता है, तो ये टेनिस के ही प्लेयर हैं सारे के सारे, और ये कौन कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं वो भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिजर्ट डज द बुशमैन ट्राइब लाइव। तो बोलते हैं बुशमैन ट्राइब जो है वो कौन से डिजर्ट में पाई जाती है, ये जो है वो कालाहारी डिजर्ट में जो है वो पाई जाती है। कौन से डिजर्ट में पाई जाती है, कालाहारी डिजर्ट में जो है वो पाई जाती है। अब कालाहारी डिजर्ट का भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कालाहारी डिजर्ट का, कालाहारी डिजर्ट का ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कालाहारी डिजर्ट है ये कौन सी कंट्री में जो है वो आता है। तो कालाहारी डिजर्ट जो है वो बोत्सवाना कंट्री में जो है वो आता है, ये पता चला बोत्सवाना कंट्री में जो है ये कालाहारी डिजर्ट जो है वो आता है। ट्राइब्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक रेड इंडियन के बारे में पूछा जाता है कि रेड इंडियन जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, वो कहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, नॉर्थ अमेरिका आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है इसी तरह एक और ट्राइब के बारे में, वो है कुर्द ट्राइब। कुर्द ट्राइब जो है वो इराक के कुर्दिस्तान में जो है वो पाई जाती है। एक मसाई ट्राइब है, मसाई ट्राइब जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये जो मसाई ट्राइब है ये केन्या और तंजानिया में जो है वो पाई जाती है। कहाँ पर, केन्या और तंजानिया में ये पाई जाती है। एक हो गया एस्कियोम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस्किमोस, इसका नाम ध्यान रखना है ESKIMOS। एस्किमोस जो है वो ये ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, तो ये ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन के जो है वो इनहेबिटेंट जो है वो हैं ओरिजिनली ग्रीनलैंड और आर्कटिक लैंड के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हो गए। मोटे मोटे तौर पर जो मैंने ट्राइब्स आपको बताई उनको जो है वो ध्यान रखना। वैसे तो पढ़ने को तो बहुत ज़्यादा है, परंतु ये मोटे मोटे तौर पर हमने ट्राइब्स डिस्कस कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए 130 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं विच इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल यहाँ पर पूछी गई है कि न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो कहाँ पर स्थित है। वेलिंगटन में जो है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो स्थित है। हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और इन बहुत सारी कंट्रीज़ की अलग अलग कैपिटल्स जो है वो आती हैं। तो इन कैपिटल्स को किस तरह से हम याद रख
सकते हैं, बार बार रिवाइज करके ही, एक ही तरीका होता है। न्यूजीलैंड की जो करेंसी होती है वो न्यूजीलैंड डॉलर होती है और इसकी जो कैपिटल है वो विलिंगडन, इसकी कैपिटल जो है वो आ जाती है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री की कैपिटल क्या है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की कैपिटल है कैनबेरा, वो पता चल गया आपको। आपको ध्यान रखना है बोलीविया कंट्री की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर बोलीविया कंट्री आपको पता चला, इसकी ला पाज है कैपिटल, ला पाज इसकी कैपिटल है। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि इक्वेडोर कंट्री की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है, क्विटो उसकी कैपिटल है, QUITO, इक्वेडोर की क्विटो जो है वो उसकी कैपिटल है। और कोस्टा रिका कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, उसकी जो कैपिटल है वो सैन रोज है। ये मैं टफ आपको बता रहा हूँ, सैन रोज है। अगर आसान हमने डिस्कस करनी हो तो बांग्लादेश की जो है वो ढाका हो गई। उसी तरह नेपाल की हम डिस्कस कर लेंगे कि नेपाल की जो है वो कैपिटल है काठमांडू में, ओमान की मस्कट में है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद में है, इजराइल की जो है वो जेरूसलम में मानी जाती है, और ईरान की जो है वो तेहरान में आती है, इंडिया की तो न्यू दिल्ली में जो है वो आती है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया तो हमने कैनबेरा पढ़ लिया है, एक ऑस्ट्रिया कंट्री भी है जहाँ पर वियना कंट्री, जिसकी जो कैपिटल है वो वियना जो है वो आती है, वेन्या उसकी कैपिटल है। स्विट्जरलैंड हम बहुत बार सुनते हैं स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। यूके की कैपिटल जो है वो लंदन में जो है वो आती है, लंदन में यूके की कैपिटल जो है वो आ जाती है। और हमारे पास जो है वो इजिप्ट कंट्री आती है, इजिप्ट की जो कैपिटल है वो कायरो जो है वो इजिप्ट की कैपिटल है, कायरो ज़रूर ध्यान रखना है इजिप्ट की कैपिटल। और हो गया रवांडा, रवांडा की कैपिटल जो है वो किगाली है, किगाली रवांडा की कैपिटल है। ये जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो इनका भी पता चल गया। तो ये कैपिटल्स हो गई हमारे पास, कंट्री हो गई हमारे पास, इनको नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ इज़ एट प्रेजेंट द एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वर्तमान टाइम में जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल है वो कौन है। वर्तमान टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल है वो अनूप कुमार रतन है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये है एडवोकेट जनरल, ये आपको पता चला। एडवोकेट जनरल की भी अगर हम बात करें कि एडवोकेट जनरल के बारे में भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एडवोकेट जनरल को जो है वो अपॉइंट कौन करता है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ जो स्टेट होते हैं उनको अपॉइंट जो है वो किसके द्वारा, गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा जो है वो किया जाता है। कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 165 पार्ट 1 जो है वो आता है, जो कि कहता है कि गवर्नर को जो है वो अपॉइंट करने हैं। हर एक जो भी स्टेट का गवर्नर होगा उसको अपने स्टेट में जो है वो एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट करने हैं। वो रिकमेंड कौन करता है, सरकार के द्वारा ही रिकमेंडेशन दी जाती है, उन्हीं को जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। एडवोकेट जनरल के अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल बहुत सारे होते हैं। अब ये तो हो गया स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये हो गया, परंतु हमारे पास सेंट्रल लेवल पर भी जो है वो बात देखने को मिलती है। अब इंडिया लेवल पर हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आते हैं। एडवोकेट जनरल तो आ गए स्टेट लेवल पर, अटॉर्नी जनरल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट लेवल पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं। और अंडर आर्टिकल 76 पार्ट 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इसके बारे में। अब जो है वो अटॉर्नी जनरल बन गए, एडवोकेट जनरल बन गए। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल जो है वो बनते हैं, वो अलग अलग तरह का है, परंतु वो हमें नहीं जानना, हमें जानना था सिर्फ एडवोकेट जनरल के बारे में। एडवोकेट जनरल के बारे बाद हमें अटॉर्नी जनरल के बारे में जानना था, उतना जान लिया वो काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, वेयर इज द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो मुंबई में जो है वो स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मैंने एक और आपको बताया था, हमने क्या पढ़ा था, हमने एक इस तरह का इंस्टीट्यूट पढ़ा था, हमने सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ा था, हमने राइस का भी पढ़ा था, चावल का भी पढ़ा था। वो कहाँ पर स्थित है, वो कटक में जो है वो स्थित है। कटक कहाँ पर पता है, ये कटक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये कटक पड़ता है उड़ीसा में, जहाँ पर ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। उसी तरह सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है वो है, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, वो चिकामगलूर में कर्नाटक में पड़ता है, ये चिकामगलूर जहाँ पर ये स्थित है। ऐसे ही हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च भी जो है वो आता है। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आता है ये लखनऊ में जो है वो आता है, जो हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ा था, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आता है ये लखनऊ में जो है वो आता है, तो लखनऊ का ये इंस्टीट्यूट भी क्लियर हो गया। आगे बोलते हैं ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो ग्रैमी अवार्ड बोलते हैं कौन सी फील्ड में जो है वो दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड सिंगिंग में दिया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो ग्रैमी अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन
ये पूछा जा सकता है कि अभी 2024 में जो है वो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 किसको दिया गया है। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए जो अवार्ड दिया गया है ग्रैमी अवार्ड, उस एल्बम का नाम है दिस मूवमेंट। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस मूवमेंट उसका नाम है जिसको ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम को, ये है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 2024 का दिया गया। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर आपका यहाँ से। अच्छा, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आपकी अच्छी खासी तैयारी जो है वो हो जाएगी। हम क्विज़ डालते रहते हैं, नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पर, क्योंकि हमें टेलीग्राम का बैकअप भी बनाना है। तो व्हाट्सएप एक इम्पॉर्टेंट अल्टरनेट है और व्हाट्सएप पर आप इजीली चीज़ों को शेयर भी कर पाते हैं। सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आगे बोलते हैं उजग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो उजग जामा जो है बोलते हैं इज द फोक डांस ऑफ। तो उजग जामा जो है ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं अभी। उजग जामा जो है वो कुल्लू, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। कुल्लू का जो है वो इम्पोर्टेंट फेमस ट्रेडिशनल फोक डांस जो है वो आता है। हमारे पास हिमाचल के अलग अलग जिले हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग फोक डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट वन हमारे पास आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमने अभी जो रिसेंटली कोई रिवाइज़ किया है तो हमने चंबा जिला को जो है वो अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है। चंबा जिले में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, चंबा जिले में हमने पढ़ रखा है, चंबा में जो है वो सिकरी डांस परफॉर्म किया जाता है, ढांगी डांस परफॉर्म किया जाता है, ढांडरास डांस परफॉर्म किया जाता है, झंझार डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। चंबा के अलावा अगर हम बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर में ब्यांग हो गया, ब्यांगचू हो गया, कयांग हो गया, जाप्रो हो गया, जात्रू हो गया, ये किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति में हमने पढ़ा है लंग दरमा हो गया, सांत साबू हो गया, सुनतो हो गया, ये लाहौल स्पीति में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। कुल्लू में हमने पढ़ा है ढिल्ली पिट्ठी हो गया, कुल्लू में कड़थी परफॉर्म किया जाता है, उजग जामा कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे जो है वो कुल्लू में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इन सब के जो है वो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज लेडी ऑफ केलोंग। तो लेडी ऑफ केलोंग जो है वो क्या है, ये एक ग्लेशियर है, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति से जो है वो दिखाई देता है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो केलोंग है वहाँ से ये एग्जैक्टली दिखाई देता है और ये ग्लेशियर लगता है कि एक लेडी की शेप में है, तो इसको लेडी ऑफ केलोंग जो है वो कह देते हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग और केलोंग से ये ग्लेशियर दिखाई देता है और इसको लेडी ऑफ केलोंग जो है वो बोल देते हैं। उसी तरह हमारे पास अलग अलग ग्लेशियर जो है वो आते हैं, जैसे कि हमारे पास मेयार ग्लेशियर आता है, लाहौल स्पीति में पड़ता है, गिफांग ग्लेशियर आता है, लाहौल स्पीति में पड़ता है, कुल्टी ग्लेशियर आता है, ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है, शोनपानी ग्लेशियर आता है, ये भी जो है वो लाहौल स्पीति में ही पड़ता है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर आता है, हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो पड़ता है। हमारे पास चंद्रा और भागा वैली आती हैं, तो चंद्रा वैली में जो ग्लेशियर पड़ते हैं उसमें जो है वो पाचा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर आता है, तप्पन ग्लेशियर, गिफांग ग्लेशियर, सिल्ली ग्लेशियर आते हैं। भागा वैली में मिलांग ग्लेशियर आता है। ये लेडी ऑफ केलोंग जो है वो कौन सी वैली में आता है, ये भागा वैली में ही जो है वो आता है, ये भागा वैली में ही आता है लेडी ऑफ केलोंग। इसके अलावा लाहौल स्पीति की भागा वैली है वहाँ पर मिलांग ग्लेशियर आता है, वहाँ पर मुकीला ग्लेशियर जो है वो आता है। ये सारे के सारे कौन सी वैली में आते हैं, केलोंग वैली में ये भागा वैली में जो है वो आते हैं। अभी आप मुझे कमेंट करके पहले तो क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन आपके लिए जो मैं पूछूंगा वो इंपॉर्टेंट पीक से रिलेटेड पूछूंगा। हिमाचल में अलग अलग पीक्स जो है वो आती हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि गुशु पीक कहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस गुशु पीक को, ये गुशु पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गुशु पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है। इंपॉर्टेंट पीक है हिमाचल प्रदेश की, तो ये गुशु पीक कौन से जिले में पड़ती है वो कमेंट करके बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको पिन किया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, इजीली ज्वाइन हो जाएंगे दोनों ही, और यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी वो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।